डा पढ़ रहे हैं और इसमें टॉपिक जो है वो है हमारा सॉल्विंग रिकरेंसेस। हमने यूनिवर्सिटी वेटेज भी देखा था इस सब्जेक्ट का, बट यूनिट 1 के कंटेंट्स भी देखे थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट कंटेंट जो था वो था रिकरेंस रिलेशन एंड हाउ टू सॉल्व अ रिकरेंस रिलेशन, दैट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। इसमें सबसे पहले देखा हमने रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो रिकरेंस रिलेशन हमेशा वो रिलेशन जो खुद को ही खुद के फॉर्म में डिफाइन करेगा, खुद को ही खुद के फॉर्म में डिफाइन करेगा। ये चीजें जनरली तब होती है जब हम रिकर्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन का फर्स्ट एग्जांपल देखा था फैक्टोरियल, सेकंड एग्जांपल देखा था हमने फिबोनाची सीरीज, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो ये था कि रिकरेंस सॉल्व करना एक आर्ट है, ये एक टेक्निक नहीं। और रिकरेंस सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। जनरली हमारे पास टोटल 6 मेथड्स है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड, रिकर्शन ट्री मेथड, नेक्स्ट मेथड जो है हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इटरेशन मेथड, मास्टर्स थ्योरम। तो इनमें से किसी भी मेथड पे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इनमें से इम्पोर्टेंट जो आपका मेथड होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड, और सेकंड जो है वो मास्टर्स थ्योरम। तो मैंने आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे मास्टर्स थ्योरम कल ही शेयर किया था। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मास्टर थ्योरम का वीडियो देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, या फिर कुछ अगर आपको फीडबैक लगते हैं तो वो फीडबैक मुझे दीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू सॉल्व रिकरेंस बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि रिकरेंस को कैसे सॉल्व करें। तो रिकरेंस सॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग मेथड देखे थे। इनमें से मेन मेथड जो था वो था हाउ टू सॉल्व रिकरेंस बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड। तो हम अभी स्टडी करने वाले हैं हमारा फर्स्ट मेथड, हाउ टू सॉल्व रिकरेंस बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड। तो जनरली हमारे पास रिकरेंसेस जो होते हैं, रिकरेंसेस 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो है रिकरेंस का वो है होमोजेनियस रिकरेंस, सेकंड टाइप जो है वो है इनहोमोजेनियस रिकरेंस, और थर्ड टाइप जो है वो है लॉगरिथमिक रिकरेंस। तो हम होमोजेनियस, इनहोमोजेनियस और लॉगरिथमिक ऐसे 3 तरह के रिकरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि हाउ टू सॉल्व यानी होमोजेनियस रिकरेंस बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। भले ही हमारा टाइटल है कि सॉल्विंग रिकरेंस बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड, बट मेयरली हम फोकस करने वाले जो है वो किस पे, होमोजेनियस पे। आने वाले क्लासेस में हम इनहोमोजेनियस और लॉगरिथमिक रिकरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे, बट आज का क्लास का मेन एजेंडा हमारा जो है वो है हाउ टू सॉल्व रिकरेंस, पर्टिकुलरली होमोजेनियस रिकरेंस बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जनरली होमोजेनियस रिकरेंस को अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें पहचानते आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ रिकरेंस होमोजेनियस रिकरेंस है या नहीं। इसलिए हमें पता होना कि होमोजेनियस रिकरेंस किसे कहते हैं। क्योंकि जब कभी भी अगर आपको कोई रिकरेंस अगर दिया हुआ है और आपको बोला है कि उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको दिया गया रिकरेंस जो है वो कौन सा है, होमोजेनियस है, इनहोमोजेनियस है या लॉगरिथमिक है। इसलिए पहले हम स्टडी करेंगे कि कोई रिकरेंस अगर दिया है तो उसको होमोजेनियस रिकरेंस है या नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डेफिनेशन, इफ रिकरेंस इज इक्वेटेड टू 0 and if it contains all the terms in homogeneous form then it is called homogeneous। यानी अगर हमें कोई रिकरेंस दिया हुआ है और उस रिकरेंस की सारी चीजें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 को रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म जो है वो टी के फॉर्म में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रिकर्सिव रिलेशन जो है वो टी के फॉर्म में। आप एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं, जनरल फॉर्मेट दिया है टी ऑफ एन प्लस ए टी एन माइनस 1 प्लस बी टी एन माइनस 2 अप टू एन इंटू टी एन माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म जो है वो टी के फॉर्म में है। तो भले ही कहीं टी एन हो, कहीं टी एन माइनस 1 हो, कहीं टी एन माइनस 2 हो, लेकिन हर एक टर्म को अगर आप देखते हैं तो वो टी के फॉर्म में है। और टी के फॉर्म में कोई टर्म है इसका मतलब वो रिकर्सन है। और राइट हैंड साइड में क्या बचा है? ओनली 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म अगर ओनली टी वाले टर्म है और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बचता है, तो ऐसे रिकर्सन को हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस रिकरेंस। तो कोई रिकरेंस अगर आपको दिया है और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो होमोजेनियस रिकरेंस है या नहीं, तो क्या ये आपको आइडेंटिफाई करते आ जाइए। तो सिंपल सा तरीका है, रिकरेंस दिया है तो रिकर्सन को चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म टी के फॉर्म में है क्या।
और राइट हैंड साइड में ओनली 0 बचना चाहिए, तब फिर उस रिकर्शन को हम बोलेंगे होमोजेनियस रिकरेंस। फर्स्ट एग्जांपल में हमने जनरल टेम्पलेट देखा था। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं उसका एक एग्जांपल दिया है tn प्लस 3 प्लस 6tn प्लस 2 प्लस 8tn प्लस 1 प्लस 5tn इज इक्वल टू 0। अगर इस रिकरेंस को अगर देखते हैं आप तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है वो t वाले हैं। कोई tn प्लस 3 है, कोई tn प्लस tn है, भले ही उनके साथ एसोसिएटेड कोएफिशिएंट है, जैसे tn का कोएफिशिएंट या -5 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्म जो है वो t वाला है तो tn है। तो हर एक टर्म में tn दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में अगर देखते हो तो ओनली 0 दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी कोई ऐसा रिकरेंस है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली आपका t वाला टर्म और राइट हैंड साइड में ओनली 0 अगर बचता है तो ऐसे रिकरेंस को हम बोलेंगे होमोजेनियस रिकरेंस। नेक्स्ट, अभी अगर आपको कोई होमोजेनियस रिकरेंस दिया है तो उस होमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करें? तो होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करने का टोटल 7 स्टेप प्रोसीजर होता है। स्टेप 1 से लेके 7 स्टेप आपको अप्लाई करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 अप टू स्टेप 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि टोटल 7 स्टेप कौन से हैं। तो पहला स्टेप है, अगर आपको कोई रिकरेंस दिया है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो होमोजेनियस रिकरेंस है, तो स्टेप 1 में आपको फाइंड आउट करना है उसका ऑर्डर। स्टेप 2 में फॉर्मुलेट करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप 3 में फाइंड आउट करना है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट। स्टेप 4 में आइडेंटिफाई करना है केस 1, केस 2 और केस 3 में से कौन सा केस अप्लीकेबल है। स्टेप 5 में अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ केस जनरलाइज सॉल्यूशन। स्टेप 6 में फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, और स्टेप 7 में फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो ऐसा ही एक लंबा प्रोसीजर है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई रिकरेंस दिया है और बोला गया है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करो, तो ऐसा सवाल आपको 7, 8, 9 या 10 मार्क के लिए आएगा, भले ही वो होमोजेनियस का हो, इनहोमोजेनियस का हो या लॉगरिथमिक का हो। क्यों? क्योंकि सिंपल केस अगर हम देखते हैं होमोजेनियस रिकरेंस के लिए, तो होमोजेनियस रिकरेंस के लिए सिंपल केस देखते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल स्टेप्स कितने आपके 7। तो लगभग 7 स्टेप तो आपको अप्लाई करने हैं, और 7 स्टेप अप्लाई करना है तो कोई भी क्वेश्चन का वेटेज जो रहेगा वो 7 मार्क से कम का नहीं रह सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर इस टॉपिक पे सवाल आया तो 7 मार्क के लिए जरूर आएगा। और अभी जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं ये हर साल पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आज की क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस रिकरेंस। तो ये ब्लॉक डायग्राम पूरी तरीके से याद रखिएगा कि होमोजेनियस रिकरेंस को अगर सॉल्व करना है तो पहले तो आपको होमोजेनियस है ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि गिवन रिकरेंस होमोजेनियस है, उसके बाद ये टोटल 7 स्टेप आपको अप्लाई करना है। स्टेप 1 में ऑर्डर, स्टेप 2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टेप 3 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट, स्टेप 4 में केस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना, स्टेप 5 में जनरलाइज सॉल्यूशन बनाना, स्टेप 6 में कांस्टेंट्स फाइंड आउट करना, और स्टेप 7 में कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना गिवन रिकरेंस रिलेशन की। अभी इसी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ एक सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, और ये सवाल आज से पहले काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है। हो सकता है लास्ट ईयर भी होगा या लास्ट टू लास्ट ईयर भी होगा, ये काफी मर्तबा ये सवाल आया हुआ है। सवाल कैसा आता है देख लीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रिकरेंस रिलेशन आपको दिया हुआ है tn इज इक्वल टू 0 if n इक्वल टू 0, 5 if n इज इक्वल टू 1 एंड 3tn माइनस 1 प्लस 4tn माइनस 2 अदरवाइज। यानी रिकरेंस रिलेशन जो दिया है वो है t ऑफ n। उसकी वैल्यू 0 होती है अगर n की वैल्यू 0 है, 5 होती है अगर n की वैल्यू 1 है, नहीं तो फिर n की वैल्यू 0 या 1 के अलावा अगर कोई और वैल्यू है, तो ऐसी सिचुएशन में रिकर्सिव रिलेशन की वैल्यू होती है 3tn माइनस 1 प्लस 4tn माइनस 2। यानी t ऑफ n जो है वो tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 की फॉर्म में डिफाइन किया गया है।
यानी टी ऑफ एन पता करना है तो आपको बाकी दूसरे टी के वैल्यू पता करने पड़ेंगे, इसलिए रिकर्सन है। अब ये होमोजेनियस है या नहीं है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करने का, ये अभी हमको आके देखना है। तो पर्टिकुलरली ऐसा एग्जाम अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा सवाल अगर आता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो गिवन रिकरेंस होमोजेनियस है या नहीं आइडेंटिफाई करना, तो पहले तो रिकरेंस को लिख लो। रिकरेंस कौन सा था, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 0 इफ एन इक्वल टू 0, 5 इफ एन इक्वल टू 1, अदरवाइज 3tn-1 प्लस 4tn-2। इसलिए ओनली रिकर्सिव टर्म्स को ही हमने लिखा। रिकर्सिव टर्म कौन से थे, tn, 3tn-1, 4tn-2, वो रिकर्सिव टर्म है ना। अदरवाइज वाला जो केस था उसको हमने लिख लिया, और अदरवाइज वाला केस लिखने के बाद में अभी हमने क्या किया, सारे के सारे टी के टर्म को एक साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट ऑल द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ टी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन अगर लिखते तो क्या हो जाएगा, रिकरेंस रिलेशन tn माइनस 3tn-1 माइनस 4tn-2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक सबको समझा क्या, थोड़ा अनम्यूट करके आवाज दीजिए मेरे को। यस सर, यस सर, आ रहा है ना, अब म्यूट कर लीजिए। तो ओनली जो रिकरेंस था वो रिकरेंस को हमने होमोजेनियस है या नहीं ये कर दिया। अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमने, देखो हमने रिकरेंस को लिखा tn माइनस 3tn-1 माइनस 4tn-2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहां से देखो, मैं थोड़ा पॉइंटर आपको दिखना चाहिए करके स्लाइड शो बंद किया, लेकिन ये दिख रहा है ना मेरा पॉइंटर, पॉइंटर दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। हाँ, तो पॉइंटर को दिखाने का रीजन है, अभी हम इस स्लाइड पे थे। अभी क्या किया हमने कि इस रिकरेंस को जैसे का वैसा लिख लिया। अभी ऑर्डर जब हमको लगाना है तो ऑर्डर लगाते हो इक्वल्स टू साइन से लेफ्ट में चलने का, यानी इस इक्वल्स टू साइन से लेफ्ट में चलने का। पहला जो टी का टर्म लिखा मिल रहा है उसको लिखेंगे हम ऑर्डर 0। यहां तक समझा, पहला वाला जो टी का टर्म था उसको लिखा हमने ऑर्डर 0। अब मैं स्लाइड से स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, अभी हम यहाँ थे, पहला वाला जो टर्म था वो पहले वाले टर्म को हमने ऑर्डर 0 लिखा। इसके बाद नेक्स्ट वाला टी का टर्म जो रहेगा उसको लिखेंगे हम ऑर्डर 1, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा ऑर्डर 1। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो टर्म रहेगा उसको लिखेंगे हम ऑर्डर 2, इसलिए लिखा ऑर्डर 2। शायद इसके बाद भी अगर कोई टी का टर्म होता तो उसको क्या लिखते हैं, ऑर्डर 3। तो इस तरीके से हमने अलग अलग ऑर्डर लिखे। ऑर्डर 0 हमने इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया, हमेशा याद रखना, हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, इक्वल्स टू से। इक्वल्स टू से लेफ्ट की तरफ ऑर्डर 0, बाद में ऑर्डर 2, इस तरीके से। तो अभी हाईएस्ट ऑर्डर क्या मिला हमको, 2। और जैसे कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 मिला है, इसलिए ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस क्या रहेगा, 2। दिस इज व्हाट अवर स्टेप नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस। तो इसलिए कोई भी रिकरेंस अगर आपको दिया हुआ है तो उस रिकरेंस का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है? कुछ नहीं करने का, रिकर्सिव टर्म्स को लिख लेने का, चेक करने का होमोजेनियस है या नहीं है। अगर होमोजेनियस है तो होमोजेनियस अगर होगा तो सारे के सारे टी के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, राइट हैंड साइड में ओनली 0 रहेगा। इसलिए इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करने का और लेफ्ट में चलते जाने का। पहले टर्म के लिए ऑर्डर 0, दूसरे के लिए ऑर्डर 1 और तीसरे के लिए ऑर्डर 2। हाईएस्ट ऑर्डर क्या मिला, 2, इसलिए ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस क्या रहेगा, 2। ये हो गया स्टेप 1। नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि हमारे स्टेप्स कैसे रहेंगे। कि स्टेप 1 में हमने देखा था कि हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, और स्टेप 2 में क्या करना है, हमें फॉर्मुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसलिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के लिए जाना है। तो स्टेप 1 ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस मिल गया हमें 2। नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 है फॉर्मुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर से गिवन रिकरेंस कौन सा है, गिवन रिकरेंस इज tn माइनस 3tn-1 माइनस 4tn-2 इज इक्वल टू 0। इस रिकरेंस को हमने लिख दिया, और इससे पहले हमने ऑर्डर भी फाइंड आउट किया था। इससे प्रीवियस स्टेप में ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 यहाँ तक के किया था। अभी हमने जहां जहां ऑर्डर लिखा है
वहां वहां एक्स लिखेंगे। ऑर्डर कहाँ लिखा था, यहाँ पे, इसलिए एक्स। ऑर्डर कहाँ लिखा था, यहाँ पे, इसलिए एक्स। ऑर्डर कहाँ लिखा था, यहाँ पे, इसलिए एक्स। नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया, जो हमको ऑर्डर मिला था वो वाली टर्म का कोएफिशिएंट लिखा। अब ऑर्डर 2 वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, टीएन के पहले क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं यानी क्या होगा, 1, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 1। इज इट क्लियर? बाद में नेक्स्ट टर्म, ऑर्डर कहाँ लिखा है, 1 वाला, 1 का कोई, ऑर्डर 1 वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 3, इसलिए 3x। और ऑर्डर 0 वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 4, इसलिए 4। आसान भाषा में बोलो तो हमने क्या किया, जहां जहां ऑर्डर लिखा वहां वहां x लिखा, और जितने भी टर्म्स थे वो सबके कोएफिशिएंट्स लिखे। इसका कोएफिशिएंट 1 था तो 1 लिखा, इसका 3 था तो 3 लिखा, इसका 4 था तो 4 लिखा। फिर नेक्स्ट, अभी क्या किया हमने, जो भी x को अभी हमने पावर दिया, x को पावर कौन सा था, या पावर जो दिया है वो ऑर्डर है। अब इस वाली टर्म का ऑर्डर क्या था, 2, इसलिए x पावर 2। इस वाली टर्म का ऑर्डर क्या है, 1, इसलिए x पावर 1। और इस वाली टर्म का पावर क्या है, 0, इसलिए x पावर 0। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। 1x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x स्क्वायर। 3 इंटू एक्स रेस टू द पावर 1 का मतलब क्या है, 3x। एंड 4 इंटू एक्स रेस टू द पावर 0, एक्स रेस टू द पावर 0 यानी 1, या 4 इंटू 1 यानी 4। इसलिए ये वैल्यू हो गया x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर 3x एंड 4। और उसके बाद जो साइन थे वो साइन को हमने ऊपर से नीचे ला लिया, तो अभी क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा फिर से सभी को पूछ रहा हूँ, ये वाला स्टेप समझा क्या, अनम्यूट करो, बताओ। अगर किसी को डाउट है तो यहीं पे पूछो। समझा। सबको क्लियर? यस किसी सर। को, यस सर। अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करते नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए स्टेप 2 आएगा, जिसको स्टेप 2 आएगा उसको स्टेप 3 आएगा। और ये वाला प्रॉब्लम हमको इसलिए अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि जिसको होमोजीनियस आएगा उसको इनहोमोजीनियस आएगा, और जिसको इनहोमोजीनियस आएगा उसको लॉगरिथमिक आएगा। बिल्कुल थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की तरह, जिसको टीएफ से आएगा उसको एनएफ से आएगा, वैसे ही बात नहीं आप, ठीक है? चलो एक बार बताओ सर, बोलो पल्लवी, और एक बार बता दो ये। और एक बार बता दो। हाँ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो क्या करने का, जो ये रिकरेंस है इस रिकरेंस को लिख लेने का, लिख लिया। रिकरेंस को लिखने के बाद ऑर्डर कैसे लिखने का वो मैंने पहले ही बताया था। ऑर्डर कैसे लिखने का, इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में चलने का, जितने टर्म्स मिलते हैं वो टर्म के लिए ऑर्डर लिखते जाने का। पहले टर्म के लिए ऑर्डर 0, नेक्स्ट के लिए ऑर्डर 1, बाद के लिए ऑर्डर 2। यहाँ तक क्लियर? फिर क्या करने का, जहां जहां ऑर्डर लिखा उनको एक्स बोलने का। ऑर्डर इसलिए एक्स, ऑर्डर इसलिए एक्स, ऑर्डर इसलिए एक्स। प्रीवियस स्लाइड पे चले जाता हूँ, वहां से क्लियर होगा आपको। ये हमने किया था। अब ये ऑर्डर लिख लिया, जहां जहां ऑर्डर लिखा वहां वहां एक्स लिखा। उसके बाद उस एक्स को मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट से। ये वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसलिए 1। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3, इसलिए 3। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 4, इसलिए 4। यहाँ क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को एक्स का पावर बना है। ऑर्डर 0 इसलिए एक्स का पावर 0, ऑर्डर 1 इसलिए एक्स का पावर 1, ऑर्डर 2 इसलिए एक्स का पावर 2। यहाँ तक क्लियर? अभी ये वाली टर्म को सॉल्व करने का, 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर। 3 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1 यानी कितना होगा, 3x। वही हमने किया है। 4 इंटू द एक्स टू द पावर 0 क्या होगा, 4। आफ्टर दैट ये ऊपर में जो साइन है, ये साइन को अभी नीचे लेके आना है। ये माइनस जो था माइनस को नीचे लाया, ये माइनस जो था इसको नीचे लाया, तो अभी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बना वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, हाउ टू फॉर्मुलेट अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जाएंगे हम स्टेप 3। क्या था हमारा स्टेप 3, आपको याद नहीं होगा। स्टेप 1 में हमने बनाया था रूट्स फाइंड करना है।
हाँ वेरी गुड, कौन है? नंदिनी, यस सर। वेरी गुड बेटा। तो अभी स्टेप 3 में हमें रूट फाइंड आउट नहीं करना है, स्टेप 3 में केस फाइंड आउट करना है। रूट रूट करेक्ट, यू आर करेक्ट। स्टेप 3 में हमें रूट फाइंड आउट करना है और स्टेप 4 में केस फाइंड आउट करना है। तो अभी हम स्टेप 3 में जाएंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड आउट करना, आई थिंक ये डिफिकल्टी अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, फिर हाँ। भी अगर किसी को दिक्कत है तो घबराए तो घबराए। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है करण। फिर भी अगर किसी को आता नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कैलकुलेटर में रूट कैसे फाइंड आउट करना ये आता है, इसलिए आप कैलकुलेटर लेना और कैलकुलेटर में इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करके देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल के उसके रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास अभी ऐसे कैलकुलेटर भी है जिनमें क्यूबिक रूट, कोई अगर इक्वेशन आपका क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका रूट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग इट? यस सर। इसलिए इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना ये डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड है। लेकिन आई थिंक बहुत सिंपल से इक्वेशन रहते हैं, इनके रूट फाइंड आउट सिंपली 3x को कैसे लिख सकते हैं? माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए रूट्स जो रहेंगे एंड R2, तो R1 मैंने लिया है -1, R2 इज इक्वल टू 4। किसी को लगता है कि सर मैं 4 को R1 लेता हूँ और -1 को R2 लेता हूँ, जैसी मर्जी है वैसा ले सकते हो, ठीक है। मेरे को लगा इसलिए मैंने -1 को R1 लिया और 4 को R2 लिया। आपको लगता है तो आप रिवर्स भी ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे रूट्स फाइंड आउट करना, स्टेप 3। अगर किसी को डाउट्स है तो एक बार जरूर देखिएगा कि आपके कैलकुलेटर में रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको मैथमेटिकली आता है तो फिर तो कोई इशू नहीं। मेरा अजम्पशन ये है कि आप सबको ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब स्टेप 4 है आइडेंटिफाई द केस। अभी हमें केस आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। अभी हमारे रूट कौन से मिले हैं? हमें जो रूट मिले हैं, R1 का वैल्यू मिला है -1 और R2 का वैल्यू मिला है 4। तो केसेस जो है वो किस तरीके से? केस 1 जो है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस 2 जो है वो है रूट्स आर रियल एंड रिपीटेबल। केस 3 जो है वो है रूट्स आर इमेजिनरी। ऐसे 3 केसेस है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेबल, रूट्स आर इमेजिनरी। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि केस 3 आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको कितने केसेस देखना है? ओनली 2, आइदर केस 1 और केस 2। तो हम केस 1 या केस 2 ऐसे 2 ही केसेस देखेंगे। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस 2 बोलता है रूट्स आर रियल एंड रिपीटेबल। आपको जो भी रूट मिले हैं, क्या उनमें से एक आध भी रूट रिपीट हो रहा है क्या? R1 की वैल्यू -1 और R2 की वैल्यू 4 रिपीटेबल है क्या? नहीं, रिपीटेबल नहीं है, यानी कैसे है? डिस्टिंक्ट है। इसलिए यहाँ पे केस कौन सा रहेगा? केस 1। अगर R1 भी -1 मिलता और R2 भी -1 मिलता तो केस कौन सा अप्लीकेबल होता? 2। अगर आपके पास रूट जो मिले हैं, ये रूट में एक आध भी रूट अगर रिपीटेबल है तब केस 2 अप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा है तब केस 1 अप्लीकेबल होता है। तो हियर रूट्स आर R1 is equals to -1 and R2 is equals to 4। तो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेबल? नो, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये रिपीटेबल की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर यहाँ पे केस कौन सा अप्लीकेबल रहेगा? हियर केस 1 विल बी अप्लीकेबल। तो केस 1 अप्लीकेबल रहेगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे रिपीटेबल आया है, रिपीटेबल इसको हटा देना है हमको, यहाँ पे लिखना है डिस्टिंक्ट। तो हियर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर केस 1 इज अप्लीकेबल। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। तो ऐसे देखे हमने टोटल 4 केसेस। एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ 4 केसेस को। केस 1 में हमने बनाया था ऑर्डर
केस 2 में बनाया था हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, केस 3 में हमने आइडेंटिफाई की थी रूट, और केस 4 में हमने आइडेंटिफाई किया था केस। यहाँ तक क्लियर। अब जाते हैं हम स्टेप 4 के लिए, स्टेप 5 के लिए। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है फाइंड जनरलाइज सॉल्यूशन। अब जनरलाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरलाइज सॉल्यूशन क्या है? तो केस 1 का जनरलाइज सॉल्यूशन हमेशा होता है T1 इज इक्वल टू C1 इंटू R1 रेस्ट टू पावर n प्लस C2 इंटू R2 रेस्ट टू पावर n। Tn यानी क्या है? गिवन रिकरेंस। C1 यानी क्या है? कांस्टेंट, जो हमको आगे चल के फाइंड आउट करना है। R1 क्या है? रूट 1। R2 क्या है? रूट 2। n क्या है? n तो ये वैल्यू रिकर्सिव फंक्शन जिसके फॉर्म में दिया है वो। इसलिए केस 1 का जनरलाइज सॉल्यूशन हमेशा रहेगा Tn विल बी इक्वल टू C1 इंटू R1 रेस्ट टू पावर n प्लस C2 इंटू R2 रेस्ट टू पावर n। जबकि केस 2 जो होता है, केस 2 का भी जनरलाइज सॉल्यूशन केस 1 की तरह ही होता है, ओनली थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? R1 के साथ R2 रिपीट होगा, इसलिए R2 को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे C1 R1 रेस्ट टू पावर n, C1 R1 रेस्ट टू पावर n, C2 R2 रेस्ट टू पावर n, C2 R2 रेस्ट टू पावर n, लेकिन यहाँ पे C2 को मल्टीप्लाई किससे किया है? n से। क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन है R1 और R2 रिपीटेबल है। तो केस 2 के प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा के देने वाला हूँ, तो उस वक्त ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अभी हमें मेनली फोकस करना है केस 1 पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो केस 1 से रिलेटेड है। और केस 1 वाले प्रॉब्लम में हमने बोला था कि जनरलाइज सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा T of n will be equals to C1 into R1 raised to power n plus C2 into R2 raised to power n। तो जनरलाइज सॉल्यूशन हमें यहाँ मिला। अब हमें क्या करना है? R1 और R2 की वैल्यू पुट अप करना है। मैंने R1 बोला था -1 को, इसलिए जनरलाइज सॉल्यूशन में T1 इज इक्वल टू C1, R1 की वैल्यू -1 रेस्ट टू पावर n प्लस C2, R2 की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 रेस्ट टू पावर n। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस Yes, तरीके से हमको जनरलाइज सॉल्यूशन sir. मिल गया। T of n इज इक्वल टू C1 -1 रेस्ट टू पावर n प्लस C2 4 रेस्ट टू पावर ऑफ n। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट C1 एंड C2। अब आप इस रिकर्सिव रिलेशन को देखो, T of n इज इक्वल टू C1 -1 रेस्ट टू पावर n प्लस C2 4 रेस्ट टू पावर n। इसमें अगर मैं चाहता हूं कि C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो दो अननोन है, तो मुझे दो अलग अलग इक्वेशंस लगेंगे। आपको मैथमेटिक्स का फंडा याद होगा, जितने अननोन उतने ही इक्वेशन, तब जाके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरलाइज सॉल्यूशन हमें मिला T of n इज इक्वल टू C1 -1 रेस्ट टू पावर n प्लस C2 4 रेस्ट टू पावर n। तो हियर वी हैव टू अननोन, इसलिए दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अब ये दो इक्वेशन हम बनाएंगे कहां से? तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन से दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। अब इनिशियल कंडीशंस यानी क्या? अब इनिशियल कंडीशंस यानी क्या, ये समझना है तो आपको चेक करना पड़ेगा आपको प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या दिया था। तो हम जाएंगे फिर प्रॉब्लम जो दिया था वो प्रॉब्लम वाली स्लाइड पे जाएंगे, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिया था। हमें प्रॉब्लम दिया था ये वाला। इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं आप T of n इज इक्वल टू 0 p n इज इक्वल टू 0, ये एक इनिशियल कंडीशन दिया है। यानी n की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो Tn कितना होता है? 0। ये इनिशियल कंडीशन यूज करके मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। और T of n इज इक्वल टू 5 p n इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन डाल के मैं एक दूसरा इक्वेशन बना सकता हूँ। तो अभी हम जाएंगे स्टेप नंबर 6 पे, जहाँ पे हम बनाने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे दो अननोन के साथ दो अलग अलग इक्वेशन कैसे बन सकते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 6, कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट C1 एंड C2। इनिशियल कंडीशंस क्या दिए थे? T of n इज इक्वल टू 0 p n इज इक्वल टू 0, हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था, एंड T of n इज इक्वल टू 5 p n इज इक्वल टू 1। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को हम यहाँ पे पुट अप करके देखेंगे। अब देखो T of n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे T of n इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू 0 पुट अप करके देखो तो क्या होगा? -1 रेस्ट टू पावर 0 एंड 4 रेस्ट टू पावर 0। तो कोई भी वैल्यू का रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है? 1। इसलिए टर्म क्या हो जाएगा? ओनली C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू 0। इसलिए हमें इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ओके। तो ये Yes, तो sir. ये हमने डाल दिया फर्स्ट वाले T of n से।
वैसे सेकंड इनिशियल कंडीशन, अभी n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे तो -1⁻1 एंड 4⁻1, तो -1⁻1 बोले तो कितना हो जाएगा -c1 एंड 4⁻1 बोले तो 4c2, तो -c + 4c2 -c1 + 4c2 will be equals to T of n will be equals to 5। तो यहाँ पे ये 5 लिखना पड़ेगा, here it should be 5 not 0, here it should be 5। ये अगर डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा सेकंड इक्वेशन एंड देन वी हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशन। तो मेरा एक मिस्टेक हुआ है, c1 + c2 = 0, दिस इज व्हाट द करेक्ट इक्वेशन एंड -c1 + 4c2 will be equals to 5, क्योंकि tn = 5 है तो ये 0 की जगह 5 डालना था, ऐसा आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो अभी आपके पास दो इक्वेशन कौन से रहेंगे, c1 + c2 = 0 एंड -c1 + 4c2 = 5, यहाँ पे 5 चाहिए था। ऐसे ये दो इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो c1 का वैल्यू हमको -1 मिलता है और c2 का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, क्योंकि दो अननोन के साथ में दो इक्वेशन मिल गए, उनको सॉल्व करने के बाद अभी c1 और c2 के वैल्यू हमें मिल जाएंगे। तो हमारा बेसिक एम यही था स्टेप नंबर 6 में कि हमें जो दो कांस्टेंट दिए वो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई c1 और c2 की, ये था हमारा स्टेप नंबर 6। और अभी हमें जाना है हमारे लास्ट स्टेप के लिए। लास्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकरेंस रिलेशन। अभी हमको जो c1 और c2 की वैल्यू मिली है वो जनरलाइज सॉल्यूशन में डाल देंगे। तो जनरलाइज सॉल्यूशन क्या था, T of n = c1 × r1⁻n + c2 × r2⁻n। r1 की वैल्यू -1, r2 की वैल्यू 4, इसलिए r1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की -1 और r2 की वैल्यू हमने पुटअप की 4। और अभी तो हमको c1 और c2 भी मिल गया, तो c1 की वैल्यू क्या होगी -1 और c2 की वैल्यू क्या होगी 1। तो अभी पूरा इक्वेशन क्या बना, T of n = -1 × -1⁻n + 1 × 4⁻n। यहाँ तक समझा। अब हमें क्या करना है कि इस रिकरेंस में से वो वाले सारे टर्म हटा देने हैं जिनके कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी ऐसे वाले c की वैल्यू r की वैल्यू नहीं, ऐसे वाले c की वैल्यू जिनके कोएफिशिएंट नेगेटिव है वो वाले टर्म हटा देने। ऐसा क्यों, नेगेटिव वाले टर्म क्यों हटाते हैं हम, नेगेटिव टर्म इसलिए हटाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना यानी सबसे कॉम्प्लेक्स चीज आइडेंटिफाई करना। अब ये वाली चीज को भी मैं एक दिन एक्सप्लेन करूंगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आइडेंटिफाई करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करने का बेसिक रीजन क्या होता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी हम इफिशिएंट एल्गोरिदम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, और इफिशिएंट एल्गोरिदम वो होगा जिसमें कम से कम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हो। अब किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसमें की सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कौन सी है। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो रहेगी वही रहेगी जिसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाला तो रहेगा ही नहीं। तो फिर नेगेटिव वाला टर्म अगर हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में अगर हिस्सा ही नहीं ले रहा है तो उसको कैलकुलेट क्यों करना। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करने के लिए वो वाले सारे टर्म जिनके कोएफिशिएंट नेगेटिव है उनको हटा देते हैं, ओनली पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाले टर्म रखेंगे। तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट कौन सा है यहाँ पे, c2, c1 है क्या, नहीं, इसलिए हमने c1 वाली टर्म को हटा दिया। तो अभी रिकरेंस क्या बना, T of n will be equals to 1 × 4⁻n। आप यहाँ ध्यान देके सुनिए, ये वाली टर्म को मैंने पूरी तरह से हटा दिया, ये वाली टर्म को हमने पूरी तरह से हटा दिया है और हमने ओनली ये वाली टर्म को रखा है। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया -1 ये वाली पूरा टर्म हट गया, ओनली टर्म जो बचा है वो कौन सा है, T of n = 1 × 4⁻n, ओनली पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाले टर्म। अगर आपके रिकर्सिव रिलेशन में 3 नेगेटिव कोएफिशिएंट वाले टर्म है तो सारे के सारे हटा दो, ओनली पॉजिटिव वाले रखो, और ओनली पॉजिटिव में से अभी वो वाले टर्म आइडेंटिफाई करो जिनका n की फॉर्म में सबसे ज्यादा पावर है। तो अभी सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सी है, 4⁻n। इसलिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करते वक्त हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस में उसको लिखते हैं और कोएफिशिएंट को हटा देते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो T of n will be equals to 1 × 4⁻n, इसका कॉम्प्लेक्सिटी हमने लिखा T of n will be equals to θ × 4⁻n। थीटा क्या है, असिम्प्टोटिक नोटेशन है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को असिम्प्टोटिक नोटेशन में इंडिकेट करते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशन वो हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, थीटा हो सकता है। अब ये नोटेशंस क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये मैं फिर से आपको एक क्लास में पढ़ाऊंगा।
आज का ये हमारा पहला क्लास है, तो यहाँ पे हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी किसी रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है तो वो मुझे असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। और असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन को लिखते हैं और कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट वैल्यू को हटा देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इस 1 को हटा दिया और क्या लिखा, थीटा, और ये वाली टर्म को एज इट इज लिखा। तो अभी क्या है, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ 4 रेज़ टू पावर ऑफ एन। इसको बिग O ऑफ 4 रेज़ टू पावर ऑफ एन भी लिख सकते हैं या ओमेगा ऑफ 4 रेज़ टू पावर ऑफ एन भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिली, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा इंटू 4 रेज़ टू पावर ऑफ एन। तो हियर फाइनली we have the complexity T of n is equals to theta into 4 raised to power of n. So this is what, how to find out the complexity of any homogeneous recurrence. तो कोई भी homogeneous recurrence अगर दिया है तो उसकी complexity कैसे आइडेंटिफाई करना। तो किसी भी homogeneous recurrence की complexity आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप 1 आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, स्टेप 2 आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, स्टेप 3 आपको रूट फाइंड आउट करना है, स्टेप 4 आपको केसेस आइडेंटिफाई करने, केस 1 है, 2 है या 3 है। 3 का तो सवाल ही नहीं आता, केस 1 या 2 है। केस 1 रूट्स रियल होना और डिस्टिंक्ट होना, केस 2 रूट्स रियल होना या फिर और रिपीटेबल होना। जबकि कोई रूट रिपीटेबल नहीं है, इसका मतलब केस 1 अप्लीकेबल रहेगा। अगर केस 1 अप्लीकेबल है तो जनरलाइज सॉल्यूशन बनाना, T of n is equals to C1 into R1 raised to power of n plus C2 into R2 raised to power of n। बाद में इनिशियल कंडीशंस यूज करना है और कांस्टेंट C1 और C2 के वैल्यूज फाइंड आउट करना है और फाइनली नेगेटिव कोएफिशिएंट वाले टर्म हटा देना है और असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्सिटी बनाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई complexity of a recurrence relation whenever recurrence relation is of homogeneous type.